हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी ई लर्निंग में। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं ज्योग्राफी यानी भूगोल के प्रैक्टिस पेपर को लेकर आए हैं, जो कि दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया है। यानी कि इसमें से परीक्षा में प्रश्न आने की पूरी चांस है। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस एनबी लर्निंग प्लेटफॉर्म से आपको हर विषय की जानकारी, पढ़ाई व जो भी आवश्यक सामग्री उपलब्ध होगी वो करवाई जाएगी। तो पहले तो जानकारी सामान्य निर्देश पढ़ते हैं इसके बारे में कि पेपर कितने अंक आ रहा है और कैसे करना है आपको। तो 90 मिनट का पेपर आएगा बच्चों आपका। मैक्सिमम मार्क्स 35 होंगे, यानी कि 35 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका। प्रश्न पत्र 3 खंडों में होगा, ए, बी और सी, यानी कि आ, बा और सा में। खंड आ में 24 प्रश्न होंगे, जिनमें से किन्हीं 20 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। खंड बा में 24 प्रश्न होंगे, जिनमें से 20 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। और जो मानचित्र का 25 से 29 के बीच जो प्रश्न आएंगे वो तो करने ही करने, अनिवार्य हैं। खंड सा में 12 प्रश्न होंगे और 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। ठीक है। तो और ये आपको लिखना जो अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब होता है ये क्वेश्चन तो करने ही करने हैं आपको। 25 से लेकर 29 तक करने और 49 से लेकर 52 तक। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, यानी कि हर प्रश्न 0.7 मार्क्स का होगा। कुल मिला के आपको 50 प्रश्न करने हैं बच्चों। शुरुआत करते हैं इनके प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, ध्यान से प्रश्नों को देखना है आपको, प्रश्न को याद भी करना है, क्योंकि इसमें से अगर 35 में से 10-15 नंबर का भी आ जाता है तो बहुत है। बाकी आप तैयारी कर ही रहे हो और अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हो। आई होप आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो पहला प्रश्न है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक और क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ये कथन किसने कहा है? भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक और क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ये कथन किसका है? तो उत्तर बेटा ए है इसका, रिचर्ड हॉट-शॉर ने। रिचर्ड हॉट-शॉर ने कहा है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन और व्याख्या करना है। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व ज़्यादा है? घनत्व मतलब डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कि जिसके जमीन बहुत ही चिपकी चिपकी है, तो पृथ्वी का है। वैसे तो सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पे शनि और बृहस्पति है, लेकिन घनत्व पूछा गया है, डेंसिटी पूछा गया है, तो डेंसिटी है पृथ्वी की। तो सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने, निम्न में से कौन सी संख्या बुध की आयु को प्रदर्शित करती है? तो आप चैप्टर जब खोलेंगे हम तो उसमें हर ग्रह की आयु लिखी हुई है। तो बुध की आयु कितनी है? 4600 करोड़ साल। 4.600 करोड़ साल क्या है? किसकी आयु है बेटा? ये आयु है बुध की, यानी इंग्लिश में 4.6 बिलियन ईयर्स। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है? पृथ्वी की आंतरिक जानकारी की बात कर रहा है, बाहरी जानकारी की बात नहीं कर रहा। तो आंतरिक का है उल्काएं, दूसरा बोला है उल्काएं। अगर पहला बोलता तो मैग्मा होता। तो उल्काएं दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस परत का घनत्व सबसे कम है? यानी कि पृथ्वी में बहुत सारी परतें, क्रोड है, भूपर पट्टी है, मेंटल है। ठीक है, तो किसका घनत्व सबसे कम है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर है भूपर पट्टी का घनत्व सबसे कम है। ठीक है, मेंटल बहुत ही सुकड़ा सुकड़ा है, तो मेंटल का ज़्यादा सबसे कम है भूपर पट्टी का। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। यूरेशियन प्लेट किस प्रकार की प्लेट का उदाहरण है? यानी यूरेशियन प्लेट किस प्रकार के प्लेट का उदाहरण है? तो वो है महाद्वीपीय, महासागरीय। सी इज द राइट आंसर। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार मुख्य प्लेटों को कितनी संख्या है? कि संख्या कितनी है? यानी कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार मुख्य प्लेटों की संख्या कितनी है वो आपको बतानी। तो 7 है बेटा, 7 मुख्य प्लेटें आपकी। 7 इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से धरातल पर सबसे पहले कौन सी तरंगे? तो आपको पता है 2 प्रकार के तरंगे होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय। पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी। तो प्राथमिक तरंगे सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचती हैं, क्योंकि बहुत तेज होती हैं ये। डी सही उत्तर है।
प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी भूकंप की तीव्रता 8.0 है तो उसे किसके द्वारा मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है रिएक्टर स्केल। तो रिएक्टर स्केल द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आ जाती हैं? यानी किस वो प्रक्रिया कौन सी है जिससे पृथ्वी के भीतर जो गैस होती हैं वो धरती पर आ जाती हैं? तो सही उत्तर है आपका बेटा गैस उत्सर्जन। बी सही उत्तर है। गैस उत्सर्जन के द्वारा जो आपकी गैसें होती हैं धरती की वो बाहर आ जाती हैं। डी गैसिंग। 11वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सी भूवैज्ञानिक काल मापक्रम अवधि सबसे लंबी है? यानी कौन सी यानी कि जमीन के बारे में अध्ययन करने के लिए कोई टाइम होता है ना, जैसे कि सप्ताह से बड़ा महीना होता है, महीना से बड़ा 6 महीना, 6 महीने से साल, उसी प्रकार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम की सबसे लंबी अवधि इयोन होती है बेटा। ए सही उत्तर है। इयोन इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। प्रश्न नंबर 12 पेट्रोलॉजी विज्ञान है। तो पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है? शैलों का। रॉक्स के अध्ययन को पेट्रोलॉजी बोलते हैं। चट्टानों के पत्थरों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? इंडिया का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है 6 अक्षांश 45 से 37 अक्षांश 6 के बीच। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय पहचान दी, यानी कि एक विशेष पहचान दी है? तो वह आपका हिमालय है। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का है? तो भारत का 7वां स्थान है, 7वां बड़ा देश है। इंडिया से बड़े 6 देश हैं, उसका शॉर्टकट आपको बताया था मैंने, RCUCBA। अब आर से रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और बाद में 7वां इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। निम्न में से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है भारत से। ए सही उत्तर है। 17वां प्रश्न। निम्न में से किस राज्य से मानक यमोत्तर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर की कोई नहीं। प्रश्न नंबर 18। निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश स्थल रुद्र नहीं है? यानी किस पड़ोसी देश की बाउंड्री जो बाउंड्री है वो किसी कंट्री से लॉक्ड नहीं है, वो आपको बताना है। तो इनमें से कोई भी नहीं है, सबके सब किसी न किसी स्थल से रुके हुए हैं, तो डी इज द राइट आंसर है, कोई नहीं। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तापी नदी का उद्गम क्षेत्र है? तापी नदी कहाँ से निकलती है वो आपको बताना है। तो तापी नदी मुल्ताई से निकलती है। सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21। केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी? भरतपुझा नदी केरल की सबसे बड़ी है और दूसरी नदी है पेरियर, सेकंड पे आएगा, फर्स्ट पे भरतपुझा है। प्रश्न नंबर 22वां। साबरमती एक प्रसिद्ध नदी है। साबरमती का आश्रम कहाँ है? गुजरात में। तो नदी भी कहाँ होगी? गुजरात में। तो ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23। निम्न में से किस राज्य में गंगा की द्रोणी सबसे छोटी है? द्रोणी मतलब गंगा का पानी किस राज्य में सबसे कम मात्रा में बहता है, वो आपको बताना है। तो उत्तराखंड में, खाली हरिद्वार में ही। डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर सुबनसिरी एक सहायक नदी है। तो किस बड़ी नदी की सुबनसिरी एक सहायक नदी है? तो है ब्रह्मपुत्र। बी सही उत्तर है। तो आपने 24 प्रश्न किए, अभी आपको करने 24 ही याद है, लेकिन परीक्षा में 20 करने होते हैं। अब पढ़ते हैं 24 से जो प्रश्न शुरू होंगे, ध्यान से देखना है इनको। और एक चीज़ बता रखी है कि 25 से 29 जो मानचित्र वाले प्रश्न है वो तो करने ही करने हैं। तो ये मानचित्र देख रहे हैं आप, वर्ल्ड का मानचित्र आ रखा है। क्वेश्चन पूछते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल किस जगह का है? कनाडा। देखो बेटा, कनाडा सबसे बड़ा कैसे? ये महाद्वीप उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका मिला के
महाद्वीप बनता है। तो उत्तरी अमेरिका में ये कनाडा के बारे में बता रखा है 25वां नंबर, तो कनाडा। ठीक है बेटा, कनाडा सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश है। 26वां ऑस्ट्रेलिया में गर्म मरुस्थल, 26 का है, 26 पॉइंट लिखा है ऑस्ट्रेलिया बेटा आपका। तो सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है बेटा, वो आपका है विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया गर्म मरुस्थल है। सहारा साउथ अफ्रीका में आपको पता होगा, थार इंडिया में है और विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। प्रश्न नंबर 27, अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो वेल्ड्स कहते हैं, वेल्ड्स। वेल्ड्स एक अफ्रीका में घास का मैदान है, जो प्रश्न नंबर 27 है। चित्र दिखाता हूँ आपको, ये 27वां अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका दे रखा है आपको बेटा। ठीक है, चलो अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है, तो एंडीज नामक पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में, सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सी एक महासागरीय प्लेट है, तो प्रशांत एक महासागरीय प्लेट है, डी इज द राइट आंसर। अब जो एक क्वेश्चन है, इनमें से कोई 15 करने हैं। अब इसमें कोई आपके लिए रूल नहीं है कि सभी करने, कोई भी 15 कर सकते हैं आप। तो तीसरा प्रश्न है, थोड़ा इसको मैं वो करता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ क्वेश्चन समझ में। हाँ, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा सही है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, बिल्कुल सही बात है। निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है, ये भी सही है। तो दोनों सही हैं, तो उत्तर क्या होगा, सी बेटा। सी में लिखा है ना दोनों सही, तो सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 31वां, पार्थिव ग्रह छोटे होते हैं, बिल्कुल सही है, पार्थिव ग्रह छोटे होते हैं। ये जनक तारे के बहुत समीप बने होते हैं, बिल्कुल। तो बहुत समीप होते हैं जनक तारे के, तो दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन क्या लिखेंगे जिसमें दोनों कथन सही है, ऑप्शन आ जाएगा डी, दोनों कथन सही है। क्योंकि व्याख्या वाला कोई सीन नहीं है, दोनों कथन, एक में ग्रह के बारे में बता रखा है, एक में तारे के बारे में, तो दोनों ही कथन सही हैं, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 32वां, भूकंप के उद्गम केंद्र के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है, बिल्कुल सही है। उद्गम केंद्र को अवकेंद्र भी कहा जाता है, ये भी सही है। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलते हुए पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं, ये भी सही है। तो डी माना जाएगा, क्योंकि तीनों ही सही पॉइंट हैं। प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। भूकंप के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो भूकंप के बारे में जो कथन है, उनके बारे में सही कौन सा है वो बताना। भूकंप पृथ्वी का कंपन है, यानी भूकंप यानी जमीन का कंपन, पृथ्वी का कंपन है, बिल्कुल सही। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं, बिल्कुल। भूकंप केवल प्राकृतिक कारणों से ही आते हैं, ये गलत है बेटा आपका। तो ए और बी सही, यानी कि ए इज द राइट आंसर। तो केवल 1 और 2 सही हैं इसके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34वां, इसको मैच करना है। तो मैच बहुत ही आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। सॉरी, इसमें ये पूछा कि कौन सा मैच सही नहीं है। मैच नहीं करना, आपको ये बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है चौथे में। तो स्थिर अवस्था का सिद्धांत हॉल ने दिया है, बिल्कुल सही। बिग बैंग एडविन हबल ने दिया है। निहारिका लापलेस ने दिया है, यानी द बिग स्लैप दिया है किसी और ने। तो ये आपका बी आंसर आएगा, जो कि गलत है। बी वाला गलत है बेटा, तो बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बहुमूल्य धातु का एक उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा कीमती नहीं है, आपको बताना। तांबा कीमती नहीं है, सोना चांदी बहुत कीमती है, प्लेटिनम तो और भी कीमती है। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में एक प्रमाण नहीं है। यानी बताना है कि किससे महाद्वीपीय विस्थापन नहीं होता। 36 प्रश्न है, तो उत्तर है बी, मध्य महासागरीय कटक में साम्य, यानी मैचिंग ऑफ माइंड ओशनिक रिज के कारण ये जो मूवमेंट होती है महाद्वीपीय विस्थापन, ये नहीं होता। तो बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि लॉरेशिया, तो लॉरेशिया का संबंध किससे है बेटा। उत्तरी भूखंड को लॉरेशिया कहते हैं। पेंजिया क्या है बेटा, पेंजिया संपूर्ण पृथ्वी को पेंजिया बोलते हैं। पैंथलासा एक विशाल महासागर है और प्रतिष्ठा वन क्षेत्र एक जहाँ प्लेट धंसती है। तो यानी ए और बी और सही है, बिल्कुल दोनों मैच हो रहे सामने, बाकी भी सही हो रहे, तो सी सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, लॉरेशिया किसे कहते हैं बेटा, उत्तरी भूखंड को
पैंजिया कहते हैं संपूर्ण पृथ्वी को। पैंथलासा सबसे बड़ा महासागर है पैंथलासा। देखो सबसे बड़ा महाद्वीप पैंजिया है यानी संपूर्ण पृथ्वी, सबसे बड़ा महासागर पैंथलासा है और प्रविष्ठान क्षेत्र है जहां प्लेट धंसती है, यानी सी इज द सही आंसर। 38वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूकंपीय तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो भूकंप की जो तरंगे होती हैं उसका अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? भूकंप लेखी के द्वारा। सिस्मोग्राफ, यानी भूकंप की डायरेक्शन क्या है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा पता लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 39, कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो कोसी नदी सहायक नदी है गंगा नदी की। कोसी नदी बिहार में बहती है और गंगा नदी की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित नदियों को इनके घटते क्रम में, यानी छोटी नदी पहले फिर बड़ी, तो सबसे घटते क्रम में, यानी कि सबसे बड़ी फिर छोटी, ठीक है। घटते मतलब पहले बड़ी फिर छोटी। तो सबसे बड़ी नर्मदा है बेटा, नर्मदा सबसे बड़ी नदी है, तो नंबर 3 पहला आएगा, तो आपका ए ही मान जाएगा क्योंकि इसमें 3 पहले पे है। तो नर्मदा हो गई, महानदी हो गई, तापी हो गई और लूनी हो गई, ठीक है। तो सबसे बड़ी कौन सी? नर्मदा, फिर आपकी महानदी, फिर होगी आपकी तापी और फिर लूनी। ए सही उत्तर है। 41वें प्रश्न पढ़ते हैं, कथन व कारण वाला, दोनों ही कथन है। दक्षिण भारत की नदियों का बहाव मानसून ऋतु में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सही है भाई। दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा। तो दक्षिण भारत की नदियां होती हैं बेटा वो वर्षा से ज़्यादा प्रभावित होती है। दोनों ही सही हैं और बी वाला एक ही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका आंसर बी माना जाएगा बेटा, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 42, मैच करना है। अच्छा, कौन सा सही मैच नहीं है? कौन सा सही मैच नहीं है, यानी नदी कहाँ से निकली है? यमुना तो यमुनोत्री से निकली है बेटा, बिल्कुल सही है। कोसी तिब्बत से निकली है, शारदा मिसाल से। सिंधु का गलत है बेटा, सिंधु परी पंजाल से नहीं निकली, ब्रह्मपुत्र से निकली थी। तो बी सही उत्तर माना जाएगा जो कि सुमिलित नहीं है। 43, अपवाह, जो पानी का बहना होता है ना, अपवाह, जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होता है उसे क्या बोलते हैं? वृक्षाकार। जो पेड़ कैसे नदी आ रही है, कभी यहाँ बह रही है कभी यहाँ बह रही है, तो पेड़ की शाखाओं के अनुसार तो वृक्षाकार कहते हैं। सी सही उत्तर है इसका। 44 क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये तंत्र हिमालय, जो प्रायद्वीपीय होता है बेटा बारिश से बनता है, ये हिमालय तंत्र से भी पुराना है, बिल्कुल सही। पश्चिमी घाट जल विभाजक का कार्य करता है, ये भी सही है। नर्मदा तापी केन पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, गलत, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, तो सी उत्तर माना जाएगा, ठीक है। सी 44वें का सही उत्तर है जो कि सत्य नहीं है। 45, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? तो सिक्किम की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, डी सही उत्तर है। 46, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपको पता होगा, राजस्थान सबसे बड़ा है, गोवा सबसे छोटा है। प्रश्न नंबर 47, भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों में 2 घंटे का अंतर है, बिल्कुल सही है। उत्तर से दक्षिण तक की दूरी 32-14, बिल्कुल सही। तो दोनों ही सही है, ए सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को सम्मिलित कीजिए, यानी कि मिलान कीजिए। दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। तो आपको मैच करना है क्या सही है क्या नहीं सही है। तो आपको राज्य राजधानियाँ मिलानी है। तो तमिलनाडु की चेन्नई है बच्चों, लक्षद्वीप की है करावती, उड़ीसा की भुवनेश्वर और मणिपुर की इम्फाल। यानी पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, इस तरीके से। तो आंसर माना जाएगा बेटा इसका डी, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा। तो डी इसका सही आंसर है। आपको वैसे राजधानी याद होंगी, बहुत ईजिली कर लोगे आप। प्रश्न नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। 49 से 52 जो प्रश्न है उनका उत्तर देना अनिवार्य है, यानी जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं, मैं आपको लिए पढ़ता हूँ। कायांतरित का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन, यानी जो अपनी काया में परिवर्तन कर लेती है। दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन पत्थरों का निर्माण होता है। शैल को पत्थर बोलते हैं। तो जो पत्थर अपने रूप में परिवर्तन कर लेते हैं उन्हें कायांतरित बोलते हैं। दाब, आयतन, तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन शैलों का निर्माण होता है। ये शैलें दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती है। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण शैलें
निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती हैं, तब भूपृष्ठ से ऊपर उठता पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय सेलों के संपर्क में आता है। यानी कि जब सेलें नीचे चली जाती हैं तो मैग्मा से ऊपर आता है और मैग्मा बाद में इधर उधर फैलकर शैल बन जाता है। या ऊपरी शैलों के कारण निचली शैलों पर जब दाब बढ़ता है तो काया अंतरण होता है। यानी कि पहले जो शैल होती हैं वो नीचे होती हैं, जब मैग्मा से और शैल निकलता है, यानी मैग्मा गरम गरम निकलता है तो वो भी पत्थर का ही होता है। तो मैग्मा जब इनके ऊपर जाता है तो जो नीचे प्लेट ऑलरेडी होती हैं वो दब जाती हैं, तब उनका रूप में चेंज होता है, कायांतरण होता है। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। यानी कि जो शैलें होती हैं वो क्रिस्टल के रूप में बन जाती हैं और वास्तविक शैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने पीसने के कारण वास्तविक शैलों में यांत्रिक व्यवधान और पुनः संगठित होना गतिशील कहलाता है। यानी कि बिना किसी केमिकल प्रोसेस के अपने आप टूटना पिसना फिर कुछ और आकार में परिवर्तित होना, ये कायांतरित कहलाता है। ऊष्मीय कायांतरित के कारण शैलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। यानी कि गर्मी के कारण शैलों में क्या होता है, पुनः क्रिस्टलीकरण। जैसे ही मैग्मा बाहर निकलेगा पृथ्वी की अंदर से तो और अलग चेंज आएंगे। ऊष्मीय कायांतरण दो प्रकार के होते हैं, संपर्क वाला और पारदेशिक। संपर्क कायांतरण रूपांतरण में शैलें गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा और लावा के संपर्क में आती हैं तथा उच्च तापमान में शैल के पदार्थों का निर्माण होता है। अक्सर शैलों में मैग्मा और लावा, तो मैंने पहले ही बताया कि मैग्मा और लावा के योग से पत्थर बनते हैं। पारदेशिक कायांतरण में उच्च तापमान, ठीक है, दो प्रकार का कायांतरण होता है बच्चों। कौन कौन सा, एक संपर्क होता है, एक पारदेशिक होता है। अब हम पढ़ रहे हैं पारदेशिक वाले। पारदेशिक कायांतरण में उच्च तापमान अथवा दबाव अथवा इन दोनों के कारण शैलों में विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियां यानी अलग अलगपन होता है, जिससे शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। ठीक है, कायांतरित शैलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को पत्रण कहते हैं। यानी कि जो ये पूरा प्रोसेस होता है वो फोलिएशन कहलाता है, पत्रण कहलाता है। कभी कभी खनिज विभिन्न समूह के कण से पतली सी मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि हल्के गहरे रंग के दिखाई देते हैं। कायांतरित शैलों में संरचना को बैंडिंग, यानी सब आप पता करना आपको, बैंडिंग किसे कहते हैं या बैंडेड शैलें कहते हैं इन्हें। कायांतरित होने वाली वास्तविक शैलों पर कायांतरित शैलों के प्रकार के निर्भर करते हैं। और कायांतरित शैलें कितने प्रकार की होती हैं बेटा, दो तरह की होती हैं, वर्गीकृत और पवित्र और अपत्रित। पत्रित में पटित, शामातीय, ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, सिट, संगमरमर, क्वार्टज, ये सारे जो पत्थर हैं बेटा वो कायांतरित शैलों के उदाहरण हैं। ठीक है, मेन पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ना। क्वेश्चन देखने क्या है उस हिसाब से पढ़ेंगे हम। पहला है कि निम्न में से किसके द्वारा शैलों के रूप में परिवर्तन होता है, दाब, आयतन, तापमान, इन सब के द्वारा शैलों में परिवर्तन होता है। डी सही उत्तर है। 50वां प्रश्न है, शैलों में खनिजों का रेखाओं के रूप में व्यवस्थित होना। जब शैल रेखाओं के रूप में व्यवस्थित होता है तो रेखांकन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखांकन, लाइनेशन। 51वां प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण शैलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। तो किसके कारण रासायनिक परिवर्तन होता है वो आपको बताना है। तो ऊष्मीय के, जब भी केमिकल वाला होता है वो हीट के द्वारा होता है, जब लावा और मैग्मा निकलता है अर्थ में से। प्रश्न नंबर 52, निम्न में से कौन कायांतरित शैल का उदाहरण है। कायांतरित शैल के उदाहरण सभी हैं, संगमरमर भी है, क्वार्ट्ज भी है, शिस्ट भी है। 53 से 56 जो प्रश्न है वो जरूर करने हैं आपको। ठीक है, सॉरी, कितने 3 प्रश्न करने हो। भूगोल का अध्ययन एक अंतर शिक्षण है, यानी कि सभी विषयों में प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के द्वारा किया जाता है। यानी कि हर सब्जेक्ट को पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। इसी प्रकार भूगोल के अध्ययन के 2 उपागम हैं, विषय वस्तु यानी क्रमबद्ध और पारदेशिक। विषय वस्तु उपागम भूगोल का वह उपागम है जो सामान्य भूगोल होता है, यानी कि टॉपिक वाइज। जैसे कि जल के बारे में पढ़ेंगे तो पूरे अर्थ में जितने भी जल के बारे में नॉलेज होगी वो पढ़ेंगे। ये उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हेम्बलेट। तो ये मेन पॉइंट आपको पढ़ना है कि विषय वस्तु का जो उपागम है वो किसके द्वारा दिया गया, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट के द्वारा दिया गया, जबकि पारदेशिक दिया गया कार्ल रिटर के द्वारा। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल से दे रखा है कि विषय वस्तु का उपागम में एक तथ्य का विश्व स्तर अध्ययन किया जाता है। यानी कि मान लो जल के बारे में करना तो जल का पूरे अर्थ में क्या क्या प्रोसेस है वो सब पढ़ेंगे। तत्पश्चात क्षेत्रीय रूप में वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। उदाहरण भी दे रखा है कि प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो
पहले विश्व स्तर पर इसका अध्ययन किया जाएगा। पूरे वर्ल्ड लेवल पे प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें विषुवतीय, सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले, कोणधारी वन, मानसूनी वन, ये सब आ जाएंगे इसमें। और पारदेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न प्रदेशों के अनुसार, इसमें क्या होता है जैसे दिल्ली के बारे में पढ़ना है तो दिल्ली में हम जल भी पढ़ेंगे, मौसम भी पढ़ेंगे, जमीन भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे दिल्ली के बारे में। ठीक है, तो पारदेश कहाँ गया हीरा, हाँ ठीक है। पारदेशिक राजनीतिक नामित प्रदेश होते हैं, यानी कोई एक प्रदेश होगा उसको पढ़ेंगे। एक प्रदेश के तथ्यों का अध्ययन समग्रता से किया जाता है, यानी एक प्रदेश में जो जो भी मिलेगा उस पढ़ेंगे, चाहे जल हो चाहे जलवायु हो। द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है, इसका प्रारंभ में ही प्रवर्तन हो चुका था। द्वैतवाद अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, परंतु बाद में स्वीकार किया कि मानव के बारे में बल दिया जाए और वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है। उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम में भी योगदान दिया है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ साथ मानव भूगोल का विकास हुआ है। ठीक है, तो ये भूगोल के बारे में है कि दो विधियां हैं और पहले भौतिक भूगोल था, मानव भूगोल भी ऐड हो गया इसमें। अब प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा भूगोल का एक उपागम नहीं है? तो आपको बताना कौन सा नहीं है। द्वैतवाद नहीं है, पारदेशिक है, क्रमबद्ध है, विषय वस्तु है, तो डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 54, कौन सा एक प्रकृति का एक अनिवार्य अंग है? तो कौन सा प्रकृति का अनिवार्य अंग है? सभी हैं बेटा। वैसे तो मानव मेन आएगा क्योंकि मानव मेन है, लेकिन तो सभी है, उत्तर सी आएगा आपका। निम्न में से किस उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है? तो क्रमबद्ध में बेटा। निम्न में से किसके आधार पर प्रदेश का विभाजन किया जाता है? तो उपरोक्त सभी के, किसी प्रदेश का प्राकृतिक, राजनीतिक निर्देश सभी के आधार पर। अब 3 प्रश्न हल करने हैं, अंतिम प्रश्न है। आप ये डाटा देख रहे हैं, डाटा को देख कर ही आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ये डाटा स्वर्ण रेखा की लंबाई, ये सब जल ग्रहण किलोमीटर क्षेत्र में दे रखा है हर नदियों का। अब प्रश्न देखते हैं बच्चों, किस नदी का जल ग्रहण सबसे अधिक है बेटा? तो पेन्नर का है, बी राइट आंसर। देखो आप खुद देख लो, जल ग्रहण किसका अधिक है? 55, तो पेन्नर का होगा ना बेटा। निम्न में से कौन सा नदियों के घटते जल ग्रहण, घटते क्रम में, यानी पहले बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो पहले पेन्नर आएगा, फिर ब्राह्मणी, फिर स्वर्ण रेखा, यानी कि सी सही उत्तर आ जाएगा, सी सही उत्तर आ जाएगा। निम्न में से किस नदी का जल ग्रहण सबसे छोटा है? तो आपको देख के ही बताना है बेटा, वैतरणी का सबसे छोटा है। और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, उपरोक्त नदियों के बहने की दिशा क्या है? पूर्व। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताएं कमेंट करके, और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और जो साथी पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एनबी ई लर्निंग से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।